पाठशाला गाइस, आज हम लेकर आए हैं विजन आईएएस की मंथली करंट अफेयर मैगजीन फरवरी 2025 की, जिसमें आज हम करेंगे साइंस एंड टेक का हमारा पार्ट ऑफ शॉर्ट्स, जिस और इसके साथ साथ आज हमारे पास एमसीक्यूज़ भी होंगे। तो जो भी बच्चे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। करंट अफेयर्स की पूरी अच्छी तरीके से तैयारी कराई जा रही है और इसी के साथ टेलीग्राम लिंक पे जुड़िए ताकि आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स वगैरह मिलती चली जाएं। आज का पहला टॉपिक जो शॉर्ट्स का है वो है EU AI एक्ट बिकम्स एप्लीकेबल। ध्यान रखना, एक नया एक्ट यूरोपियन यूनियन लेकर आया है, रूल्स आए हैं एआई की लिटरेसी पर और क्या क्या सिस्टम है जो यूरोपियन यूनियन ने बोला है कि कुछ जो एआई की कुछ चीज़ें होंगी उसमें कुछ प्रोहिबिशन भी लगाया जाएगा, वर्जित की जाएंगी एंड बिकम्स एप्लीकेबल इस एक्ट को किया जाएगा। इसके तहत ना कुछ चीज़ें ऐसी बताई गई हैं कि जो नया एआई लिटरेसी वाला जो ये ऑब्लिगेशंस है, इसमें जितने भी प्रोवाइडर्स हैं, डिप्लॉयर्स हैं, उनको ये चाहिए कि वो एक सफिशेंट लेवल ऑफ एआई लिटरेसी फॉर देयर स्टाफ एंड अदर पर्सन जो भी एआई सिस्टम में वर्क कर रहे हैं वो सफिशेंट लेवल पे काम कर पाएँ। उसके लिए ये एक्ट को एप्लीकेबल किया गया है। यूरोपियन यूनियन एआई एक्ट के बारे में बात हो रही है। सबसे पहले तो जेनेसिस इसका ये है कि एआई एक्ट ऐसा क्या है, पहला एवर लीगल फ्रेमवर्क है एआई पर जो फोर्स में आया 2024 के अंदर। उसको फुल्ली इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ध्यान रखना कब किया जाएगा, 2026 में। तो याद रखो, पहले हम बात करते थे ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड तो कहीं कोई एक्ट ही नहीं बनाए गए हैं, तो ऐसा नहीं रहा। अब एआई एक्ट आ चुका है फर्स्ट एवर, ठीक है। फोर्स में कब आया, 2024 में, और उसको 2026 तक इम्प्लीमेंट करा गया है। इसमें अप्रोच क्या लगाई जा रही है, रिस्क बेस्ड अप्रोच लगाई जा रही है टू रेगुलेशंस, और डिफरेंट रूल्स पे कैसे अप्लाई किया जाएगा रिस्क के अकॉर्डिंग वो देखा जाएगा। प्रोहिबिशन की बात की जाए तो इस एक्ट में ना पूरा लिखा हुआ है लाइक कि ये वाली एआई एक्टिविटीज़, ये वाली इमेजेस में भी हम देखेंगे कि कैसे कैसे वो सब कुछ बंद कर रखा। और पूरा ध्यान इस वक्त लगाया जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा तो सही, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस टू एथिक्स, सेफ्टी एंड ट्रांसपेरेंसी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। अब हम ये भी देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट एआई के एक्ट पे क्या पड़ रहा है। तो एआई के एक्ट पे इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट है ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ेगा। ग्लोबल इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा, ह्यूमन सेंट्रिक फोकस रहेगा। यानी जो एक्ट है वो क्या कर रहा है, इस एक्ट को बनाया ही इसी हिसाब से गया है कि किसी भी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट या किसी को किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए, ठीक है। किसी भी तरीके से कोई एथिकल ऐसी कोई बात प्रमोट ना हो जो कि अनएथिकल हो जाए। पूरा तरह से एथिकल और एक ग्लोबल ट्रस्ट वाला सिस्टम यहाँ पर क्रिएट करने की बात कर रहा है। कह रहा है इसमें ना एक बात का और ध्यान दिया जा रहा है, ग्लोबल बेंचमार्क फॉर एआई रेगुलेशन। कह रहा है जितनी भी कंट्रीज़ है ना वो एक सिमिलर फ्रेमवर्क बनाएंगी ताकि EU के स्टैंडर्ड पर वो कंप्लाई कर पाए। दूसरा, कंप्लायंस कॉस्ट को इंक्रीज़ करने के लिए भी सिस्टम बनाया जा रहा है। इसमें कंप्लायंस कॉस्ट को, यानी जितनी भी नॉन EU कंपनीज़ है ना, वो बहुत सारा एडिशनल कॉस्ट उनको झेलना पड़ता है ताकि वो एआई सिस्टम को कंप्लाई कैसे कर पाएंगे उसके ऊपर है। अब भारत पर इसका क्या इम्पैक्ट है वो देखते हैं हम। कह रहा है इंडिया पे इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये पड़ेगा रिस्क बेस्ड रेगुलेशन। यानी जो इंडिया का एआई पॉलिसी है ना, कुड बेनिफिट फ्रॉम अ रिस्क बेस्ड अप्रोच। फिर हम कैटेगराइज करेंगे। रिस्क बेस्ड अप्रोच का मतलब ये है कि भारत इस समय ये ध्यान में दे रहा है कि किससे क्या लगाने से, जैसे देखो एआई एप्लीकेशन जितनी भी आ रही है ना, तो एआई एप्लीकेशन को भारत अब तब लेकर आएगा, उसका पूरा रिस्क फैक्टर एनालाइज कर देगा कि इससे कितना बड़ा रिस्क हमारे पोटेंशियल सोसाइटल इम्पैक्ट पे आ सकता है। इसको देख के ये किया जाएगा। इम्पैक्ट ऑन इंडिया ये भी है कि ग्लोबल अलाइनमेंट है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मिल जाएंगे तो थोड़ा हमारी कंपनीज़ को भी समझ में आएगा और हमारी कंपनीज़ को अब कम्पीट भी करना पड़ेगा इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर रहते हुए। अभी मैंने आपको कहा ना कि कुछ चीज़ें हैं जिसको प्रोहिबिट करा हुआ है एआई प्रैक्टिसेस की मदद से, तो वो क्या क्या है समझ लो। देखो एक बात का ध्यान रखना, बायोमेट्रिक कैटेगराइजेशन को प्रोहिबिट किया गया है। यानी जितनी भी एआई है उसमें पर्सनल एट्रीब्यूट या फिज़िकल फीचर्स नहीं होने चाहिए। यानी प्रोहिबिटेड एआई प्रैक्टिसेस के अंदर साफ बोला, जैसे मोबाइल खोलते हैं ना हम अपना, तो उसमें हमारे फिज़िकल फीचर्स से खुलता ही है, लाइक कभी हमने अपना हैंड फिंगरप्रिंट दिया होता है, कभी आइज़ दी होती हैं। लेकिन ध्यान रखना, किसी भी एआई प्रैक्टिसेस में, कोई भी एआई टूल में साफ तौर पे मना किया है कि बायोमेट्रिक कैटेगराइजेशन नहीं होगा। कोई भी फिजिकल फीचर से एआई को पर्सनल एट्रीब्यूट नहीं डालने हैं। सेकंड कह रहा है इमोशनल रिकॉग्निशन, यानी कि कस्टमर से इमोशंस को डिटेक्ट करना ड्यूरिंग इंटरेक्शन, ये भी नहीं करना है कि वो स्माइलिंग कर रहा है या वो गुस्से में है, क्या कर रहा है, नहीं यूज़ करना।
तीसरी चीज़ है फेशियल डेटाबेस, यानी स्क्रैपिंग इमेज, इस तरह की चीज़ें, फेस को रिकॉग्नाइज करना, डेटाबेस को उसको रख लेना, बैन लगाया गया है सब पर। चौथी चीज़ है प्रिडिक्टिव पॉलिसिंग के बारे में भी कुछ नहीं बोलेगा, यानी कि साफ तौर पे बोला गया है एआई टूल्स क्रिमिनल बिहेवियर प्रिडिक्ट नहीं करेंगे, किसी के पर्सनल डेटा को देख के वो ये नहीं बताएंगे कि क्रिमिनल है या क्या है। पांचवी चीज़ है सबलिमन मैनिपुलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस आज का ये टॉपिक। एआई जो किसी का बिहेवियर बिना अवेयरनेस के इन्फ्लुएंस करे उसको भी साफ साफ मना करा गया है। सोशल स्कोरिंग यानी एम्प्लॉयमेंट का डिसीजन कि किसी के बर्थ प्लेस या एथनिसिटी से उसको चेक करके लेना, एम्प्लॉयमेंट देना गलत है, प्रोहिबिट करा गया है। सातवीं चीज़ है रियल टाइम आइडेंटिफिकेशन करना, यानी एआई के यूज़ में पब्लिक आइडेंटिफिकेशन करना, रिस्ट्रिक्शन लगाना साफ मना करा गया है। एक्सप्लॉइटिंग वल्नरेबिलिटी पे साफ बोला गया है कि प्रोटेक्टिंग एट रिस्क ग्रुप्स फ्रॉम एआई एक्सप्लॉइटेशन, यानी आप एआई की मदद से किसी भी ग्रुप को रिस्क नहीं पहुंचाओगे। एग्जाम्पल के तौर पर वुमेन को नेक करके नहीं दिखा सकते, चाइल्ड इस तरह से नहीं दिखा सकते आप, तो किसी भी रिस्क कैटेगरी में किसी को एक्सप्लॉइट आप नहीं करोगे। तो ये 8 कैटेगरीज गाइज याद रखना कि एआई प्रैक्टिसेस में प्रोहिबिट करी गई हैं, चाहे वो बायोमेट्रिक कैटेगराइजेशन है, इमोशन रिकॉग्निशन है, फेशियल डेटा बेसिस है, ये सारा कुछ मना करा हुआ है। मूव टू दी नेक्स्ट शॉर्ट जिसमें हम बात करेंगे जीन बैंक फॉर क्रॉप्स जर्म प्लाज्म के बारे में। यूनियन बजट जब इस बार 2025-26 का आया तो सरकार ने क्या किया, सेकंड अपना नेशनल जीन बैंक खोल दिया। इसमें बेसिकली क्या है, मिलियन ऑफ जर्म प्लाज्म जो कि फ्यूचर फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए लेकर आए हैं। जीन बैंक होता क्या है, जेनेटिक मटेरियल का पूरा पूरा रिपोजिटरी है। इसमें सीड्स हैं, पॉलन्स हैं, टिश्यूज़ हैं, सैंपल्स हैं, इनको प्रोटेक्ट किया जाता है कि किसी भी तरीके से पोटेंशियल एक्सटिंक्शन ना होए। ठीक है। अब फर्स्ट नेशनल ग्रीन जीन जो बैंक है वो 1996 में सेटअप हुआ था। किसने किया था इसको सेटअप, आईकार NPPGR ने, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज ने ये ऐसा पहला जीन बैंक क्रिएट करा है। इस बैंक के अंदर ध्यान रखना 12 रीजनल बैंक स्टेशंस भी हैं जो क्या करेंगे, जितने भी आपके क्रॉप का जो भी ये जर्म प्लाज्म होगा इस सबको कलेक्ट किया जाएगा। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, जहाँ अगर क्वेश्चन आ जाए कि क्या होता है ये क्रॉप जर्म प्लाज्म क्या होता है, तो आप क्रॉप जर्म प्लाज्म के बारे में बताओगे। देखो जी, ये जर्म प्लाज्म बेसिकली जेनेटिक मटेरियल है, यानी कि सीड्स, प्लांट का पार्ट्स, उसमें क्रॉप ब्रीडिंग हुई हुई है, रिसर्च उस पर कंजर्वेशन करना, उसको कैसे कल्टीवेट किया जाएगा। तो जर्म प्लाज्म में बेसिकली हम क्या करते हैं, किसी भी प्लांट की या एनिमल्स की टोटलिटी में हेरिडिटरी मटेरियल्स को चेक करने को हम क्या कहते हैं, कि आपका जर्म प्लाज्म। ठीक है, समझ में आ गया। मूव टू दी, देखो इसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जेनेटिक डाइवर्सिटी कंजर्वेशन ब्रीडिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो शॉर्ट है वो है चाइना का जो ईस्ट है, चाइनाज ईस्ट क्रिएट्स न्यू रिकॉर्ड इन फ्यूजन रिएक्शन, यानी चाइना ने जो एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंप्यूटिंग इनका जो कंडक्टिंग टोकामाक है, इसने नए रिकॉर्ड फ्यूजन रिएक्शन में क्रिएट करे हैं। ईस्ट जो है यानी कि जिसका फुल फॉर्म है एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामाक, इसको चाइना का आर्टिफिशियल सन भी बोला जाता है। ये स्टेडी स्टेट हाई कन्फाइनमेंट प्लाज्मा ऑपरेशन है, 1000+ रिसर्च में इसका यूज़ होता है। ऐसी मशीनें डेट कन्फाइंस अ प्लाज्म जिसमें मैग्नेटिक फील्ड्स वगैरह हैं ताकि वो एनर्जी को फ्यूजन में यूज़ कर पाएँ। अब न्यूक्लियर फ्यूजन या फ्यूजन क्या होता है, फिशन और फ्यूजन दोनों समझो। न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें 2 एटॉमिक न्यूक्लियो को कंबाइन करके एक सिंगल हैवी वन बनाई जाती है। न्यूक्लियर फिशन का मतलब क्या है, जहाँ पर हैवी मेटल्स को, एलिमेंट्स को स्प्लिट करके, फ्रेगमेंट करके एनर्जी रिलीज़ कराई जाए। ऐसे ही न्यूक्लियर फ्यूजन होता है जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है। तो ध्यान रखना, जब हम न्यूक्लियर फ्यूजन की बात कर रहे हैं जिसमें हम 2 लाइट एटॉमिक न्यूक्लियो को कंबाइन करके एक सिंगल हैवियर वन बनाते हैं, उसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। और ध्यान रखना, न्यूक्लियर फ्यूजन से ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है एज़ कम्पेयर टू फिशन।
अच्छा, ये अचीवमेंट लेने से फ़ायदा क्या हुआ चाइना को? एक तो अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ क्लीन एनर्जी मिल गया इनको, जैसे विंड है, सोलर है, इनको एक और क्लीन एनर्जी मिल गई। इससे वर्ल्ड का एनर्जी क्राइसिस दूर होगा, क्लाइमेट चेंज में फ़ायदा होगा। न्यूक्लियर फ्यूजन करने का फ़ायदा ये होता है कि ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ करता है, बहुत ही अफोर्डेबल है, लिमिटलेस सप्लाई आराम से आप कर सकते हो, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, जीरो एमिशन फुटप्रिंट बाहर निकलता है, सेफ़ एंड क्लीन प्रोसेस है ये, हीलियम है, इनर्ट गैसेस है, ये बेसिकली बहुत अच्छे से रिसाइकल वगैरह करती हैं, एंड दे डू नॉट प्रोड्यूस लॉन्ग लिव्ड रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर वेस्ट को नहीं निकालती हैं। अब इसमें चैलेंज क्या है न्यूक्लियर फ्यूजन को लेके? वो है एक्सट्रीम टेम्परेचर की ज़रूरत है। फ्यूजन में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, 100 मिलियन ऑफ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, हायर दैन इवन सन के कोर से भी ज़्यादा, और ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। फिर उसके बाद यहाँ पर प्लाज्मा कंटेनमेंट है। मैटर खाली प्लाज्मा स्टेट में ही तो एग्जिस्ट करते हैं ना, जब स्प्लिट ही हो जाएगा एटम वगैरह, तो प्लाज्मा को स्टेबल ऑर्डर में रखना बहुत मुश्किल है। फिर उसके बाद प्लाज्मा को सस्पेंड भी करना पड़ता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड भी चाहिए, तो ये एक प्रॉब्लम है। उसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 100 लॉन्च हुआ है इसरो का फ्रॉम श्रीहरिकोटा। इसरो का हम फुल फॉर्म सभी जानते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका ऑफिस बेंगलुरु में है। भारत की स्पेस एजेंसी है, 15 अगस्त 1969 में बनाई गई थी, और पहला हमारा एक्सपेरिमेंटल जो था वो SLV-3 था, जिसमें रोहिणी टेक्नोलॉजी पेलोड था 1979 का। अब इसरो ने सक्सेसफुली प्लेस करा है NVS-02 सैटेलाइट को इनटू जियोसिंक्रोनस ट्रांसफ़र ऑर्बिट, GSLV F-15 से यूज़ करा है। में 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है, विद अ थर्ड स्टेज इसका CUS-15 क्रायोजेनिक इंजन है। इसमें सेकंड सैटेलाइट है ये NVS सीरीज़ का, और इंडिया के नेविगेशन और इंडियन कॉन्स्टलेशन का, जिसे हम नेविक कहते हैं। नेविक के लिए ध्यान रखना, ये एक रीजनल सैटेलाइट सिस्टम है जो कि इसरो ने लॉन्च की थी। इसका फ़ायदा क्या होता है? नेविक का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप इसमें 7 सैटेलाइट्स को लेकर चलते हो। सिविलियन रिस्ट्रिक्टेड यूजेस के लिए भी रखा गया है। इसमें एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, नैनो सेकेंड में आपको एक्यूरेटली बता देगा। ये इंडियन बॉर्डर्स में इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे ही ध्यान रखना, इस पूरे नेविक सिस्टम का फ़ायदा पता है क्या है? इस नेविक सैटेलाइट का फ़ायदा क्या है? इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये देखो, एक तो ना ये इंडिया की इंडिपेंडेंट रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट है, आपको एक्यूरेट पोजीशनिंग बताएगी ये वेलोसिटी के लिए या टाइम स्पेस सर्विस चाहिए, है ना। और ये एकदम GPS की तरह काम करती है, इट वर्क्स लाइक अ GPS, और इंडिया के 1500 किलोमीटर बियॉन्ड उसकी बॉर्डर्स को भी चेक कर लेती है। तो इसको डिज़ाइन इसीलिए किया गया था ताकि ना आपको एक तो कॉन्स्टलेशन आए, उसके बाद आपको इसका ना एप्लीकेशन बहुत जगह पे यूज़ होती है। नेविक का इस्तेमाल ट्रांसपोर्टेशन में है, लोकेशन बेस्ड सर्विसेज में है, रिसोर्स की मॉनिटरिंग में है, सर्वे करना हो, समझ रहे हो, तो इसका बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। और पहली जो नेविक सैटेलाइट आई थी, याद रखना, 2013 में आई थी। ठीक है जी, समझ आ गया। चलो मूव टू दी नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम बात कर रहे हैं फर्स्ट डिटेल मैपिंग की बात करने जा रहे हैं हम ऑफ मून साउथ पोल। फर्स्ट डिटेल जोग्राफिकल अगर मैपिंग की बात की जाए तो मून का साउथ पोल एरिया चंद्रयान डेटा से बना है। तो जो भी रिसर्चर हैं फ्रॉम योर इसरो, उन्होंने ये पहला डिटेल ल्यूनर मैप तैयार किया है यूजिंग डेटा फ्रॉम प्रज्ञान रोवर। इसको डिप्लॉय किसने किया है? विक्रम, लैंडर ऑफ इंडिया चंद्रयान ऑन इट्स 9-day मिशन। साउथ पोल की बात करें तो विक्रम लैंडेड नियर दिस एंशिएंट मैसिव इम्पैक्ट क्रेटर पे पड़ा है। अब चंद्रयान 3 मिशन की बात की जाए तो ये फॉलोअप मिशन है चंद्रयान 2 का, ताकि एंड टू एंड कैपेसिटी को और सेफ हैंडली देखा जा सके। इसमें आपका विक्रम है, प्रज्ञान वगैरह यूज़ किया हुआ है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग कराना। 1 ल्यूनर डेज में आपको पता है 14 अर्थ डे आते हैं। तो चंद्रयान 3 मिशन में ये चेक करना था हमें कि भाई, हमने पूरा इवन चेक करा भी था कि हमारे मून का जो हाई एल्टीट्यूड पोलर रीजन है वो कैसा है। हमने साउथ पोल को भी चेक करा मून के। तो चंद्रयान 3 मिशन बड़ा ही हमारा सक्सेसफुल मिशन रहा है, हम सभी जानते हैं चंद्रयान 3 मिशन के बारे में। अच्छा, इसके ना कुछ की फाइंडिंग्स हैं, उस पर आज मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहती हूँ कि इसके क्या की फाइंडिंग्स थे, इसके बारे में समझते हैं। देखो, जब ये गया ना वहाँ पर चंद्रयान 3, इसने ना बहुत चीज़ों को एक्सप्लोर करा था। लाइक साउथ पोल को तो पूरा एक्सप्लोर करा था वहाँ पर, है ना। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि, और देखो ये चंद्रयान 3 मिशन बड़ा इंपॉर्टेंट मिशन है। आप ये समझो एक न्यू एरा क्रिएट करा इसने इन द इंडिया स्पेस एंडेवर्स। बहुत ही हमारे स्पेस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था। सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग करना नियर द साउथ पोल ऑफ मून बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, रिमार्केबल लाइक। अब इसने ना चेक करा कि साउथ पोल में ना
अंडुलेटिंग लैंडस्केप है, हाईलैंड है, लो है, फ्लैट प्लेन्स भी हैं। और इसने ये भी बताया कि जो एंशियंट ओशन है, मॉल्टन लावा वगैरह वहाँ से निकल रहा है। इसने बताया कि 3.7 बिलियन ईयर्स इसको कैलकुलेट करने में लगते हैं। जियो केमिकल सिमिलैरिटी भी इसमें बहुत ज़्यादा है। पॉसिबली जब ये मेरा एक बात और कहता है, कह रहा देखो इसका ना मून का जो जियो केमिकल सैटेलाइट्स हैं सिमिलैरिटी विद अर्थ भी करता है, यानी ये दोनों बॉडीज़ जो हैं वो सेम मॉल्टन मटेरियल से बनी है, और जब इनका कोलिजन हुआ होगा तो ये अर्थ का और मार्स साइज़ ऐसा कुछ करके ये 4.5 बिलियन ईयर तक वो बना हुआ था। लूनर कैटरेटस के बारे में फ़ायदा कहता है कि इसने बहुत सारे बिलियन ऑफ ईयर्स ने मून क्रेटर्स को बचाया, क्योंकि यहाँ पर कोई एटमॉस्फेरिक इरोजन था ही नहीं। दे ऑफर वाइटल इंसाइट इनटू द सोलर सिस्टम के अर्ली हिस्ट्री के बारे में भी पता चला हमें, जियोलॉजिकल फीचर्स के बारे में पता चला। और ल्यूनर क्रेटर तो आप समझ लो एक टाइम कैप्सूल की तरह काम करता है, जो बताता है कि यहाँ के स्पेस रॉक का क्या इम्पैक्ट था और हमारा इंटायर जो भी हमारा सोलर सिस्टम है वो कैसा रहा था। तो ध्यान रखना इस मिशन का, जैसे हमारा ऑब्जेक्टिव ही था साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करना, सॉफ्ट लैंडिंग के बारे में पढ़ना, साउथ पोल के बारे में पढ़ना, वो सारा का सारा इसके अंदर हमने पूरा हम ये गए थे स्पेस टूरिज़्म और इको टूरिज़्म पे भी करना, ये सारा हमारा ध्यान इसी पर लेकर था। और देखो आने वाले टाइम में चंद्रयान 4 भी होगा, जिसमें पूरा नेविगेट किया जाएगा, ल्यूनर एवोल्यूशन को चेक करा जाएगा। अगर वो भी सक्सेसफुल होता है तो बहुत ज़्यादा हमें ल्यूनर सरफेस के सैंपल भी मिलेंगे और इससे और हमारी एडवांस रिसर्च की जाएगी। ठीक है, मूव टू दी नेक्स्ट पार्ट ऑफ द शॉर्ट, जिसमें हम बात करेंगे नासा ने सैटेलाइट लॉन्च करी है ताकि वो मून पर पानी को डिटेक्ट कर पाए। तो स्पेस एक्स फैल्कन 9 रॉकेट गया नासा का लूनर ट्रेल ब्लेजर ऑर्बिटर में सेकेंडरी पेलोड की मदद से। अब ये ध्यान रखना, देखो ये भी बात आती है कि एक तो होता है प्राइमरी पेलोड, ठीक है, एक होता है सेकेंडरी पेलोड। क्या होते हैं ये भी समझो। देखो अगर ये पेलोड्स के बारे में आता है सवाल, तो देखो प्राइमरी पेलोड का मतलब ये होता है गाइस कि जैसे मानो कि इंस्ट्रूमेंट है स्पेस मिशन में, है ना, या इक्विपमेंट है या स्पेस क्राफ्ट में रॉकेट है, जो मिशन के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में लगाए, है ना, उसको पेलोड कहते हैं। पेलोड का मतलब क्या होता है, प्राइमरी पेलोड समझ गए। पेलोड का मतलब होता है स्पेस क्राफ्ट या रॉकेट का वो पोर्शन जो मिशन के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर पाए। अब ऐसे ही इसके अंदर एक होता है आपका सेकेंडरी पेलोड। तो जो सेकेंडरी पेलोड होता है उसको क्या कहते हैं, तो मैंने आपको बताया ये वाले के बारे में। सेकेंडरी पेलोड को ये समझ लेना राइट शेयर पेलोड भी कहते हैं। स्मॉल साइज पेलोड होता है, ट्रांसपोर्ट कराने में इसकी मदद ली जाती है। जैसे आर्टेमिस था ना हमारा, वो भी सेकेंडरी पेलोड की मदद से कराया गया था। ठीक है, इसमें प्राइमरी पेलोड में लूनर मिशन में इंट्यूटिव मशीन्स का इस्तेमाल करा गया है। तो इसका पूरा ध्यान है कि मून पे कैसे सेटल हो सकते हैं, उसमें पानी मिल जाए, तो इसका ध्यान है। अब ना देखो ल्यूनर वाटर डिस्कवरी ऐसा ही नहीं है कि इससे अभी निकल कर आया है, डिटेक्ट हुआ है। 2009 में भी जब चंद्रयान 1 इसरो का मिशन गया था तो वहाँ पर भी कुछ साइन मिनरल्स के नज़र आए थे। फिर कसीनी गया, वहाँ पर नासा का मिशन था ये। फिर उसके बाद 2018 के अंदर भी वार चेक करा गया, कॉन्टीन्यूसली डेटा चेक करे गए हैं यहाँ पर। तो ऐसा पाया गया फाइनली कि यहाँ पर तो पानी अवेलेबल है। ल्यूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन में क्या था, इनको ना चेक करना था रफली 100 किलोमीटर का एल्टीट्यूड, और हाई रेजोल्यूशन पूरी पिक्चर्स वगैरह लेकर आए, ताकि ना ह्यूमन मिशन आगे कभी जैसे पानी को एक्सट्रैक्ट कैसे करना है उसके बारे में गाइड करने के लिए मिशन गया था। अब ऐसे ही डिटेल देखो यहाँ पे चंद्रयान 3 वगैरह से भी निकल कर आया हुआ है। ठीक है गाइस, तो ये एक बात है। उसके बाद इस पर कॉम्पोनेंट्स कौन कौन से यूज़ करे गए थे। 2 ल्यूनर ट्रेल ब्लेजर इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करा गया था, ल्यूनर थर्मल मैपर को, और साथ ही साथ हाई रेजोल्यूशन वॉलेटाइल्स का भी इस्तेमाल किया गया था। अब ल्यूनर वाटर का फ़ायदा क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस सबसे बड़ी ये है कि इस पानी को ना प्रोसेस्ड पानी होता है, प्रोसेस इनटू ड्रिंकेबल वाटर आप पी सकते हो। ऑक्सीजन कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग में भी आप इसको कर सकते हो। रॉकेट फ्यूल बनाने हो तब भी। ल्यूनर वाटर से फ़ायदा ये होगा कि और ज़्यादा, जैसे मान लो हमें मार्स की भी कभी स्पेस एक्सप्लोर करना है तो उसमें भी ल्यूनर वाटर का इस्तेमाल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मूव टू द नेक्स्ट शॉट, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं रेड कलर ऑफ मार्स के बारे में। स्टडी पब्लिश हुई नेचर कम्युनिकेशन चैलेंजेस अ लॉन्ग हेल्ड बिलीफ अबाउट मार्स रेड कलर। तो रेड कलर, रेड प्लैनेट तो हम बोलते ही हैं मार्स को, आपको पता ही है, शुरू से आपने यही सुना होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। रेड कलर कैसे है, तो कह रहा है कि रिसेंट वेदरिंग से पता चला एनहाइड्रस हेमेटाइट यहाँ पर फॉर्म होता है। तो कह रहा है कि अभी धीरे धीरे ना पुअरली क्रिस्टलाइन फेराइट स्टडी में पाया गया, उससे आयरन ऑक्साइड हो रहा है, मार्शियन डस्ट आ रही है। तो अगर ये ठंडा होता गया और थोड़ा टाइम वेट पीरियड बढ़ा, ऑक्सीडेटिव कंडीशन और बढ़ी,
तो सजेस्ट मार्श अंडरवेंट एक्वेस अल्टरेशन बिफोर बिकमिंग द ड्राई डेजर्ट सीन टुडे। तो हो सकता है यहाँ पर आपको ड्राई डेजर्ट भी दिखने को मिले, क्योंकि यहाँ पर कुछ नई स्टडीज़ मार्श के लिए पाई गई हैं और वहाँ कह रहा है कि ठीक है पहले रेड कलर था, रिसेंट वेदरिंग वगैरह से पता चला है, लेकिन आयरन ऑक्साइड का भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो जैसे जैसे ठंडा वेट पीरियड आएगा मून का और ऑक्सीडेटिव कंडीशन अगर तैयार होंगी तो हो सकता है वहाँ पर ड्राई डेजर्ट भी आपको देखने को मिले। ठीक है, तो वही एक्सप्लोरेशन चल रहा है अभी। नेक्स्ट इज़ लोअर सोडियम सॉल्ट सब्सटीट्यूट के बारे में। तो डिपार्टमेंट ऑफ न्यूट्रिशन एंड फूड सेफ्टी ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च करा है, यूज़ करा कि लोअर सोडियम सॉल्ट सब्सटीट्यूट क्या होगा। अब लोअर सोडियम जो सॉल्ट सब्सटीट्यूट है दे कंटेन लेस सोडियम देन रेगुलर सॉल्ट। पहली बात तो इसमें सॉल्ट की कमी है। पोटेशियम क्लोराइड इसमें है विद और विदाउट अदर एजेंट्स। इसका एडवांटेज लोअर सोडियम सॉल्ट सब्सटीट्यूट का ये होता है कि ये लिमिट करता है सोडियम इंटेक को। इससे रिड्यूस होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को रोकने के लिए, यानी कि ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ को रोकने के लिए दिस लोअर सोडियम सॉल्ट सब्सटीट्यूट रियली वर्क्स अ लॉट। इसे नहीं तो देखो लोअर सब्सटीट्यूट वाला विद पोटेशियम कैन बी हार्मफुल ऑल्सो। पोटेशियम के साथ नहीं लेना है, इसे और बढ़ा दोगे आप, इससे तो आपके किडनी ख़राब हो जाएगी, तो ऐसा भी काम नहीं करना है। समझ में आ रहा है? तो लोअर सोडियम सॉल्ट सब्सटीट्यूट ठीक तो है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को बचाएगा, बट अगर आपने ज़्यादा ले लिया, पोटेशियम के साथ ले लिया, तो फिर आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। नेक्स्ट आपका आता है शतावरी के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने कैंपेन लॉन्च किया है शतावरी फॉर बेटर हेल्थ, ताकि लोगों को हेल्थ बेनिफिट के बारे में पता चले। शतावरी को असपरागस रेसमोसिस कहते हैं, यानी कि क्योर ऑफ 100 डिजीज। शत का मतलब होता है ना 100। मेडिसिनल वुडी क्लाइंबर है, 1 से 2 मीटर की इसकी हाइट होती है, और ये यूज़ कैसे किया जाता है? ड्राइड रूट्स के फॉर्म में, लीव्स के फॉर्म में, आयुर्वेदिक मेडिसिन में। इसका लो एल्टीट्यूड होता है, इन शेड एंड ट्रॉपिकल क्लाइमेट में मिलता है ये, एशिया, अफ्रीका और आपका ऑस्ट्रेलिया में। हेल्थ बेनिफिट बहुत है इसके। फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए शतावरी रामबाण उपाय है। हार्मोन बैलेंस करने हो आप शतावरी का इस्तेमाल करिए। अल्सर को हील करना हो इस यूज़ करिए। आपको अपनी उम्र बढ़ानी हो, इम्यूनिटी बढ़ानी हो, नर्वस डिसऑर्डर रोकना हो, शतावरी आपका महा इलाज है, करेगा। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट वन और द लास्ट वन इज़ भारत टेक ट्रिम प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि क्या किया गया, डिजिटल एंड ऑनलाइन गेमिंग को इंडिया में लॉन्च करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है। भारत ट्रैक ट्रिम प्रोग्राम बेसिकली क्या कर रहा है, ये यहाँ पर पार्टनरशिप में आया है मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के साथ। कौन है? इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट एंड इनोवेटिव काउंसिल। ये क्या करेगा? इंडिया के गेमिंग टैलेंट को और बाहर निकालेगा। यानी इसकी ये धारणा है कि इंडिया के जितने भी इनोवेटर्स हैं उनको ग्लोबल प्लेटफॉर्म तक लेके जाना, उनकी एक्सपर्टीज़ को जानना, पहचानना और इंडिया की प्रेजेंस इंटरनेशनल गेमिंग इंडस्ट्री में बढ़ाने के लिए ही भारत टेक प्रोग्राम ट्रिम प्रोग्राम लेकर आया गया है। इमीडिएटली इससे पहले हम कल से शुरू करें वो तो कल करेंगे, अभी हम फटाफट से करते हैं अपने MCQs को ख़त्म। आपको PDF शेयर कर दी जाएंगी टेलीग्राम लिंक पर, वो भी देखते जाइए आप। तो अभी अब सबसे पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, वीडियो को पॉज करते जाइएगा, मैं क्वेश्चन मूव कराती जाऊँगी। आंसर वीडियो पर नहीं मिलेगा, उसके लिए यू हैव टू चेक टेलीग्राम लिंक। तो क्वेश्चंस देखते जाओ, जो हमने पढ़ा है कल की क्लास में, आज की क्लास में, वो सारा साइंस एंड टेक को हमने दे रखा है, वो सारे इसको कवर करोगे अभी आप। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द 10 क्वेश्चंस विच यू नीड टू कंप्लीट एंड टेल मी हाउ मेनी मार्क्स यू आर रिसीविंग बाय डूइंग दिस टेस्ट। ठीक है, तो आज के लिए गाइस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू PM पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।